Good afternoon, everybody. Today we have रोहन कदम with us. जितने भी आपके फिल्म्स वाले डाउट हैं टेस्ट सीरीज से लेके क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो आप कर रहे हो उसे कैसे यूटिलाइज करना है, हर एक चीज़ जो भी आपको डाउट है प्लीज़ आप लोग आज पूछिएगा। पहले सर के सेशंस को खत्म होने दीजिएगा जो सर जैसे बताएंगे। आफ्टर दैट वॉट एवर डाउट यू हैव सभी लोग अपने डाउट को पूछना, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ज़्यादा ही मास्टरी कर ली है सर ने, तो आपको बताएंगे भी वैसे ही, ठीक है। आपके सोर्सेज अगर आपको रिफाइन करने हैं, कोई भी चीज़ में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस एनीथिंग, फॉर एग्जांपल मे बी मिडिवल हिस्ट्री और एनीथिंग लाइक दैट, प्लीज यू आर फ्री टू आस्क सर, राइट, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू वेलकम रोहन सर, प्लीज सर। So hello everyone, self Rohan Kadam. I secured All India rank 295 last CSE 2021. So today I'm going to share my prelim strategy. This is my scorecard. 2018 I scored 94, but cutoff was 98. There was shortfall of 4 marks. But 2019 I scored 148 and cutoff was 98. That is plus 50 per cutoff. In 2020 again I scored 121. Cutoff was 92.5. Again well above the cutoff, 28 marks. T21 112 was 87. So this is my scorecard. I'll पहले मैं बताऊंगा कि इसमें मेरी क्या गलतियां हुई, मैं कैसे इम्प्रूव किया, और अभी मेरा स्कोर जो है वो कंसिस्टेंटली एक 25 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर रह रहा है। मैं जो ये स्ट्रैटेजी बताऊंगा यहाँ पे वो ऐसे टेक्निक्स या स्ट्रैटेजी जो मुझे वर्क मतलब मेरे लिए वर्क हुई थी, ऐसे नेसेसरी नहीं है कि वो सबको वैसे ही फॉलो करना है। मे बी कि इसमें से कुछ चीज़ें को कुछ मॉडिफाई करके अपने हिसाब से करनी होगी, वैसे कि वैसे इमिटेट तो नहीं करनी है। तो फर्स्ट आई टेल व्हाट सोर्सेस आई यूज। सोर्सेस तो बेसिक सेम ही होते हैं। आर्ट एंड कल्चर में फाइन आर्ट्स का एनसीईआरटी है, के साथ साथ कुछ लोग वो सिंघानिया नितिन सिंघानिया भी रेफर करते हैं, तो यू कैन डू दैट। मैंने फाइन आर्ट्स किया था और मैंने बहुत बल्कि किताब है तो मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं था, बट गो थ्रू किया था, पिक्चर्स वगैरह देखी थी, जो जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उसको देखा था। एंशंट में एनसीईआरटी जो ओल्ड वाली है वो क्या एक स्टोरी बिल्ड करने में मदद करती है, बल्कि जो थीम्स है वो उसके न्यूआंसेस बताती है इसमें क्या हुआ। और जो थीम्स वाली जो एनसीईआरटी है उसमें पिक्चर्स वगैरह होते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से वो स्टोरी आपको रिवील होती है। मिडिवल में उस वक्त पहले पहले कम क्वेश्चंस आते थे, बट 2021 2022 में बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो मैंने भी एनसीईआरटी ही पढ़ी थी, बट ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया था। बट आई थिंक कंसिडरिंग द 2022 क्वेश्चन पेपर, अभी मिडिवल अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मॉडर्न में स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के साथ साथ अगेन थीम्स वाली जो एनसीईआरटी है वो उसको सब मतलब उसके साथ साथ थीम्स वाली भी एनसीईआरटी मैंने की थी। और पॉलिटी एनसीईआरटी में दो है, एक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है और दूसरा है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जो कंसेप्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे दिए हैं उन्होंने। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ ड्यूटी विज़ावी राइट। तो ये सब चीज़ें जो फंडे हैं वो काफ़ी अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में दिए है। उसके बाद लक्ष्मीकांत, अगेन लक्ष्मीकांत तो सब लोग करते हैं, बट लक्ष्मीकांत करते वक्त जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उसको बेयर एक्ट में से या फिर डीडी बसु से आपको देखना पड़ेगा और उसको रिलेट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आर्टिकल एक बार पढ़ने के बाद जो बेयर एक्ट में है वो पढ़ने के बाद ही चीज़ें क्लियर हो जाती है, जो कि लक्ष्मीकांत में उतनी नहीं होती। तो आपको रिलेट करते रहना है बेयर एक्ट से, या जो भी आप करंट अफेयर्स में भी पॉलिटी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इश्यूज देखेंगे उसको भी आपको आर्टिकल्स के साथ रिलेट करना है, क्योंकि आर्टिकल्स के जो वर्डिंग्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में कोई लोग शंकर आईएएस यूज़ करते हैं, मैंने पीएमएफआईएस यूज़ किया था। पीएमएफआईएस का फ़ायदा ऐसा है कि पीएमएफआईएस में स्टैटिक कंटेंट के बाद करंट अफेयर्स को भी लिंक किया है। और इस बार देखा जाए तो मेंस में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंस में भी बहुत बार ऐसे पूछते हैं कि अर्थक्वेक्स के बारे में बताना, नेम द 5 अर्थक्वेक्स।
तो उसमें वो करंट अफेयर्स का जो मतलब जो वैल्यू एडिशन होता है वो फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए मैंने पीएमएफआईएस यूज़ किया था। शंकर आईएएस भी वैसे अच्छा ही है। फिर ज्योग्राफी के लिए अगेन एनसीईआरटीज़, इसमें 3 एनसीईआरटीज़ होती है। पहली है फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो ब्लू वाली है। दूसरी है कि इंडिया वाली जो स्पेसिफिक है वो, और तीसरी जो है वो एक ह्यूमन ज्योग्राफी की एक येलो वाली एक एनसीईआरटी आती है। तो उससे बेसिक कंसेप्ट तो काफ़ी अच्छे से क्लियर होते हैं। और ज्योग्राफी में एक चीज़ जो मतलब उसका जो मैकेनिज्म है वो अगर आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर है, तो वो क्वेश्चंस आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। उसके साथ साथ जीसी लियोंग करके बुक है, उसमें से बस मैंने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा था। मुझे लगता है कि क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा अच्छे से जीसी लियोंग में कवर किया है, और क्लाइमेटोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो मैंने जीसी लियोंग से वो कवर किया था। इकोनॉमी मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था और ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में था, तो मुझे ऐसे कोई स्पेसिफिक मैंने ऐसे कोई पूरी एक रेफरेंस बुक ऐसे नहीं पढ़ी थी। मैंने सर के नोट्स लिए थे और जिस पे काफ़ी क्रिस्प उन्होंने बताया था, और जो करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में पढ़ता था उसके साथ में रिलेट करता था कंसेप्ट में। यूजुअली मेरा ऑप्शनल भी वही था, तो ज़्यादा उसमें मैंने मेहनत नहीं की है। मुझे कुछ चीज़ें पता थी पहले से, और मैं ऑप्शनल में वो पढ़ता था। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मतलब हर रोज़ सुबह जैसे न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। कोई भी एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। कभी-कभी क्या होता है कि इंडियन एक्सप्रेस में कुछ आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस उस वक़्त प्रेफ़र करता था। और कोई भी मंथली मैगज़ीन, लोग अलग-अलग लेते हैं, तो आप कोई भी एक मंथली मैगज़ीन, ताकि मंथली मैगज़ीन बस इसके लिए है कि आपसे न्यूज़पेपर में कुछ छूट ना जाए। तो ये वेरीफ़ाई करना है आपको, कोई कंटेंट आपसे मतलब छूट ना गया हो। तो दिस इज़ ओवरऑल माय सोर्सेज़। सोर्सेज़ तो मोर ऑर लेस सेम ही रहते हैं सबके, बट जो डिफरेंस जो होता है, वो इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं आप, वो क्रिएट करता है। तो अगेन स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा कि मैं हर साल क्या स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के लिए फ़ॉलो करता हूँ। और 2018 में मेरा भी कम स्कोर था, उसमें मैंने काफ़ी मिस्टेक्स की थी। एक तो काफ़ी कम क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे। दूसरा, कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देख के मैं डर जाता था। तीसरा ये था कि मेरे सोर्सेस मैंने एक सिस्टमैटिक वे से नहीं पढ़े हुए थे, काफ़ी हैपेज़ार्ड मैनर से चल रहा था। और चौथा ये है कि मैं जो ऐसी किताबें हैं, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इसके भी मैं ऊपर से नोट्स बनाता था, पूरे के पूरे। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, वही बिल्कुल किताबी है, मतलब वही मैं पूरा लिख रहा हूँ। तो उसमें मेरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि गलत चीज़ों में मैंने कॉन्सन्ट्रेट किया। और मैंने मॉक्स काफ़ी कम दिए थे, मतलब 3-4 मॉक्स दिए थे, और मैं डरता था मॉक्स देने से, क्योंकि कम स्कोर आता था। और जब कम स्कोर आता था तब मैं और डरता था कि अभी ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं मॉक और कम देने लगा। तो वो एक विशियस साइकिल में मैं फँसा रहा था। देन ऑल्सो आई स्कोर्ड 94, बट अगेन जब जब तक आपके पास एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना कि 20-25 मार्क्स आपका कट ऑफ से ऊपर ही रहेगा, तो कुछ भी हो जाए कि आपका प्रीलिम तो निकलेगा ही। क्योंकि प्रीलिम के बाद 1 महीने में रिज़ल्ट आ जाता है, और 2 महीने मतलब 3 महीने में मेंस रहता है। तो 1 महीना अगर आपने वेस्ट किया वहाँ पे, वही डायलेमा में कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर आंसर की मैच करके देख रहे हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे मेरा हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। तो वो आप फ़ोकस से वो 1 महीना मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते। और जिन लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है, वो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और उनको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। तो दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक व्हिच आई डिड और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स डू। तो जब आपको प्रीलिम्स का स्कोर 20-25 मार्क्स अबव ऑफ द कट ऑफ रहेगा, तो कुछ भी हो जाए आपका तो होगा ही। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बाद में जाके पता चलता है यूपीएससी के आंसर की में या यूपीएससी के कट ऑफ में कि मेरा इतना था इस की से, लेकिन यूपीएससी में इतना इससे कम आ रहा था। तो एक्चुअल स्कोर में वेरी, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि 3-4 क्वेश्चंस उस पे एम्बिग्यूटी रहती है, तो वो शायद गलत भी हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन जब 20 मार्क्स अबव द कट ऑफ रहेगा, तो मतलब कोई टेंशन नहीं रहता। तो बेसिकली फर्स्ट स्ट्रैटेजी में जो पहली चीज़ है वो है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको अच्छे से असेस करने हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस इसलिए असेस करने हैं क्योंकि यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो काफ़ी इंडिकेटिव है, इतना ही सिलेबस है। लाइक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक एक ही शब्द दिया है, और आपको
एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी है। तो जब सिलेबस छोटा रहता है, तब सिलेबस को अगर एग्जॉस्टिव लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो पास ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक ये आप पास ईयर क्वेश्चंस को कैसे असेस करोगे? फर्स्ट थिंग इज, ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इसको ब्रेक किया। लाइक इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कौन से पास ईयर क्वेश्चंस आए हैं, तो वो देख लिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि यूपीएससी ऐसे कुछ एरियाज है उसके ऊपर फोकस करके, वो एक कुछ ही थीम्स को फोकस करके उसके ऊपर हर साल क्वेश्चन देता है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस पे 2015 में भी क्वेश्चन है, 2016 में भी क्वेश्चन है, 2017 में भी क्वेश्चन है, 2020 में भी है, 2021 में भी है। और अगर आप ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सेम ही है जो हर साल रिपीट किया है। इसका मतलब क्या है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो टॉपिक है, वो एक कॉमन थीम है जिसको यूपीएससी हर साल दोहराता है। ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया है, बट जब आप खुद से पास्ट ईयर क्वेश्चंस का एक असेसमेंट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैपिंग में भी कुछ एरियाज है उसके ऊपर ही फोकस उन्होंने किया है। फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, या फिर अगर वर्ल्ड मैपिंग में आप किया जाए तो देखा जाए तो नर्दर्न अफ्रीका, मेडिटेरियन सी पे 5-6 साल क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि यूपीएससी किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। तो ऐसे आप कुछ कॉमन थीम्स को ज़्यादा एम्फोसिस दे के पढ़ सकते हैं। फिर अभी मैं हर साल ये करता था कि 90 दिन का प्लान बनाता था और 90 दिन पूरा फोकस प्रीलिम्स पे रखता था। तो उसमें क्या प्लान रहता था? फर्स्ट इज सोर्सेस। आपके जो सोर्सेस मैंने डिफाइन किए या आपके जो भी सोर्सेस होंगे, उसका एक बेसिक रिविजन मतलब बेसिक रीडिंग आपका होना चाहिए। बेसिक रीडिंग करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है, मार्क करनी है, जो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता था कि जो चीज़ें कंफ्यूजिंग है उसको मार्क या हाईलाइट करता था। बाकी जो कॉमन चीज़ है जो सबको पता है, उसको मैं ज़्यादा एम्फोसिस नहीं करता था। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द एज फॉर क्वालिफिकेशन एज फॉर एमएलए और एमपी, सबको पता है कि 25 रहता है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर एक कोई कंफ्यूजिंग चीज़ है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में अगर स्पीकर का रिमूवल हो रहा है, तो वेदर ही कैन वोट एट द फर्स्ट इंस्टेंस और वेदर ही कैन गो फॉर अ कास्टिंग वोट, तो ये जो चीज़ है वो कंफ्यूजिंग है। मुझे पता है कि इसमें अगर आगे जाके क्वेश्चन बनता है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल मिस समथिंग। तो इस चीज़ को मैं अच्छे से मार्क करके रखा। तो यही चीज़ें जो कंफ्यूजिंग है, उसको आप अगर हाईलाइट करके रखोगे, तो वो आपको रिवीजन में भी काफ़ी आसानी होती है। लेकिन वही अगर आपको जो कॉमन सबको पता है वही चीज़ आप मार्क कर रहे हो, तो अननेसेसरी आपके जो हेड स्पेस में आप ज़्यादा चीज़ें ले आ रहे हो। तो इस तरह से सोर्सेस, अभी कुछ सोर्सेस है वो मतलब नोट्स ही है, लाइक फॉर स्पेक्ट्रम, फॉर लक्ष्मीकांत, उसके अगर आप नोट्स बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। और प्रीलिम्स में ये भी होता है ना कि जब आप ओरिजिनल सोर्स को देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में कवर हो जाती है। अगर वो ही नोट्स अगर आप पढ़ते हो, तो वही स्पेसिफिक स्पेसिफिक टॉपिक्स या स्पेसिफिक जो नोट्स आपने लिखे हैं उसके ऊपर ही आप ज़्यादा एम्फोसिस करते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो सोर्सेस मैंने बताए उसको वैसे के वैसे रखना। फिर एक पूरा एरिया होने के बाद, जैसे पॉलिटी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और 3 पार्ट्स को जो अलग-अलग सेक्शनल टेस्ट है उसको मैंने अटेम्प्ट किया। तो उससे क्या होता है कि मैं मेरा एक असेसमेंट भी होता है। असेसमेंट अभी सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि टेस्ट देने में मज़ा आता है। वो एबीसी करने में मज़ा आता है, फिर वो चेक करने में भी मज़ा आता है, टिक, टिक, टिक करने में। लेकिन उसके बाद जो सबसे पेनफुल टास्क है वो है उसका रिविज़न। तो पीछे जो सॉल्यूशन होता है उसके साथ रिविज़न करना काफ़ी एक टीडियस और पेनफुल टास्क है। मुझे लगता है कि फ़ोकस उस पे रहना चाहिए। उस पे भी मैं एक बार उसका मतलब पढ़ लेता था, उसमें मार्क कर देता था कि कौन से गलत हो गए, और जो गलत हुए उस पे ज़्यादा एम्फेसिस करता था। और उसमें भी अगेन जो कॉमन चीज़ें हैं उसको मैं ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देता था, लेकिन जो कन्फ्यूज़िंग एलिमेंट्स हैं उसको मैं अच्छे से हाइलाइट या मार्क करके रख, उससे वो हो जाता था। यूजुअली 2 घंटे आप टेस्ट देते हो, फिर आधे घंटे में उसका चेकिंग वगैरह हो जाता है, फिर उसके बाद 3 टू 4 आवर्स में आपका एक रिविज़न हो जाता था। फिर उसके बाद है कि जो सेक्शनल टेस्ट दिए,
एक बार आपने पूरा एक बार आपने पूरा रीडिंग किया, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट दिया, उसके बाद दोबारा आप आपके जो सोर्स है उसमें वापस से आपने रिवाइज किया, क्योंकि बहुत बार जो गलत चीज़ें होती है, जैसे लक्ष्मीकांत, हर बार पढ़ो तो कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही है। तो जैसे मैंने बताया कि सेक्शनल टेस्ट देने के बाद अगेन यू हैव टू रिविजिट द सोर्सेस, मैं वैसे करता था। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐड कंटेंट टू द ओरिजिनल सोर्स इटसेल्फ। जैसे मॉडर्न इंडिया में होता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टेस्ट आप दे दो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो स्पेक्ट्रम में नहीं है। तो मैं दोबारा स्पेक्ट्रम पे जाके उसी टॉपिक के रिलेटेड जो चीज़ें रहती है वही स्पेक्ट्रम पे ही मैं वापस लिखता था, ताकि मैं अगली बार जब रिवाइज करूँ तो पूरा स्पेक्ट्रम में से जो स्पेक्ट्रम में चीज़ें है उसके अलावा जो नहीं थी जो मैंने ऐड की है वो एक साथ रिवाइज हो। उसके बाद एक बार पूरा रिवीजन, फिर दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन, ये होने के बाद फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करता था। फुल लेंथ में क्या होता है कि सेक्शनल में एक ही टॉपिक पढ़ते हो तो फोकस आपका पूरा मॉडर्न, सपोज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस रहता है। फुल लेंथ में आपको सब सब्जेक्ट्स एक साथ देने हैं, तो फुल लेंथ को थोड़ा टाइम दीजिए, मतलब टाइम के बाद ले लीजिए, लेकिन फुल लेंथ देना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पहले एटलीस्ट 4 से 5 फुल लेंथ स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में अगर आपने दिए हो तो आप प्रॉपर मतलब अच्छे से फेस कर पाओगे। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद फुल लेंथ टेस्ट में स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में देता था। लाइक अभी मई 28 को एग्ज़ाम है, उस वक्त भी मई में एग्ज़ाम था, तो बहुत बार ऐसा होगा कि पूरे क्लासरूम में सिर्फ एक ही फ़ैन होगा और आपको तो पता है कि गर्मी कितनी होगी, तो मैं घर पे वो फ़ैन बंद करके एग्ज़ाम देता था, सो दैट मैं वो एनवायरनमेंट में खुद को ढाल के कैसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चंस तो आते हैं, कंटेंट रटा हुआ रहता है, सब होता है, बट वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आपको वो आप रिकलेक्ट नहीं कर पाते। तो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो 8 to 10 डेज रहते थे उसमें बस मैं रिवाइज करता था और यूपीएससी के जो पेपर्स है वो देखता था, ताकि वहाँ पे जाके मैं मेरे माइंड को सेट करूँ कि ऐसे टाइप का पेपर आने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में उठा के तो बस देखता था ताकि मेरा माइंड सेट हो जाए। के बाद इम्पॉर्टेंट है कि आप जो टेस्ट दे रहे हो उसको असेस और आपका जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर कैसे किया जाए। तो मैं ये एक्सेल शीट मेंटेन करता था जिस पे मैं टेस्ट नंबर, जो भी टेस्ट दिया है उसका कोड जो भी है, उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये स्कोर, जो मैंने स्कोर उसमें मेरा स्कोर, फिर राइट एंड रॉन्ग, राइट कितने रॉन्ग कितने, ये इसमें ये मेरा एवरेज स्कोर आता था, मतलब इसका टोटल एवरेज निकाले तो ये मेरा एवरेज आता था। तो सब, और ये कितने अटेम्प्टेड राइट और कितने अटेम्प्टेड रॉन्ग है। इससे क्या होगा कि आपको एक खुद की एक्यूरेसी समझ में आएगी। अलग अलग लोगों की रिस्क एपिटाइट अलग अलग रहती है। मुझे पसंद है कि मतलब मैं रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, तो मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, राइट, दिस इज द 74 क्वेश्चंस ऑन एवरेज आपके राइट है और 18 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आपके रॉन्ग है। तो मेरा एक फॉर्मूला दिमाग में सेट होता था कि मेरा जो है 75-20, मतलब 75-18, 74-18, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑन द गो आपको टेस्ट देते वक्त अगर आपको पता चले कि आपका मतलब आपका फॉर्मूला क्या बैठ रहा है, लाइक 74 और 18, और यही चेंज हो जाए अगर 60 टू लेट से 26, तो स्कोर में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर आपका 60 to 26 है तो आपको इम्प्रूव करना ही है, मतलब आपको मिनिमाइज करने हैं आपके मिस्टेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर के वक्त, मतलब एग्जाम हॉल में काफ़ी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है कि अटेम्प्ट करे या ना करे, आइडियल अटेम्प्ट क्या होगा। तो देर इज़ नो ऐसे कि एक कोई स्पेसिफिक सेफ रेंज नहीं है कि इतना आप मार करोगे तो सही रहेगा। वो तो ऑन द गो एग्जाम की लेवल, एग्जाम डिफिकल्टी लेवल आपको असेस करते उसी वक्त सोचना है कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट। देर आर पीपल who mark 100 and don't clear exam. There are people who mark 100 and clear the exam. There are people who mark 70 and clear the exam. तो वो खुद का अलग अलग रेंज होता है, बेस्ड ऑन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम आपको वो असेस करना होगा। तो दिस इज द इजीएस्ट वे यू कैन असेस योर और मॉनिटर योर प्रोग्रेस। ये जो डन डन लिखा है वो उसका रिविजन है। और एक है कि सीसैट को इग्नोर नहीं करना है। तो बहुत बार सीसैट अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते जा रहा है।
तो सीसैट को इग्नोर नहीं करना है। मतलब जीएस में आप चाहे 150 लाओ, लेकिन सीसैट अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। अगेन प्रैक्टिस इन स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि मान लो कि अगर आप यूजुअली टेस्ट में यहाँ पे 120 स्कोर कर रहे हो, तो वहाँ पे जाके एक प्रेशर एनवायरनमेंट होगा, अलग एनवायरनमेंट होगा, तो उसका एक एडजस्टमेंट फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ 4-5 टेस्ट सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में देते हो, ओएमआर पे ब्लॉक मतलब जो भी है फिल अप करके, तो सही रहेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड, डोंट लूज फोकस। मेरे पहले 2019 में ऐसा हुआ था कि यूजुअली हमारे दिमाग में कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं कि मैं 3 बार रिवाइज करूँगा। एक बार पहला राउंड मेरा 1 घंटे में होगा, 1.5 घंटे में होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे कोई प्री कंसीव्ड नोशन से जाना मतलब सही नहीं रहेगा, या फिर अगर आप जा रहे हो तो देन यू शुड प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। 2019 में ऐसा हुआ था कि पेपर तो उन्होंने दे दिया, फिर 20 मिनट बाद जब मेन सुपरवाइज़र आए, तब उनको पता चला कि एक पेपर लिफाफे में पड़ा हुआ है। उसकी वजह से ये हुआ था कि जो ऑर्डर रहती है ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, वो उनका मिस हो गया था। तो 20 मिनट बाद उन्होंने पेपर्स वापस ले लिए और सही ऑर्डर से पेपर दोबारा दे दिए। उसमें आधा घंटा चला गया। आधा घंटा चला जाने के बाद कुछ जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने थोड़ा प्रोटेस्ट किया कि हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। फिर उसमें और 10-15 मिनट चले गए। फिर उस वक़्त उन्होंने बोल दिया कि चलो अब हम दे देंगे एक्स्ट्रा टाइम। लेकिन उनको भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। फिर व्हाइट इंक लेनी पड़ी क्योंकि ऑलरेडी कुछ मार्क किया था। उसमें और 10 मिनट चले गए। तो ऐसे करके 1 घंटा पूरा चला गया। तो उसी वक़्त मैंने सोचा कि अब जैसे हमारा प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि 3 बार रीडिंग का। मैं बोला कि 1 ही घंटा है तो 3 बार तो होगा ही नहीं। 1 ही बार हो सकता है। तो मैंने उसी वक़्त ऑन द स्पॉट डिसीज़न ले लिया कि मैं 1 ही बार करूँगा। और लकीली लास्ट 5 मिनट्स बचे हुए थे और मैं 95th क्वेश्चन पे था। तो मेरा क्वेश्चन 1 ही बार हुआ। तो प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं एंड आई स्कोर्ड 148। कुछ टेक्निक्स है जो मैं बताऊँगा कि जो मैं यूज़ करता हूँ। अगेन कॉशन, बिकॉज़ ये कभी अप्लाई होता है, कभी नहीं होता है। बट अगेन व्हेन यू गिव मोर टेस्ट, आपको पता चलेगा कि ये सच में हो रहा है वर्क या नहीं। एंड यू हैव टू टेक योर ओन कॉल कि ये यूज़ करना है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, थिंक लॉजिकली। ये दिख रहा है पीछे? इज़ इट विज़िबल? अभी खराई कैमल, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट खराई कैमल? खराई कैमल breed found in India. First statement, it is capable of swimming up to 3 kilometers in seawater. Second, it survives by grazing on mangroves. And third is it lives on the wild and cannot be domesticated. अब खराई कैमल, कैमल खराई कैमल, कुछ तो सोचना है। मतलब डर डर नहीं जाना है कि खराई कैमल तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है क्या है। तो ऐसे छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, वहाँ पे रहना है और पूछना है कि खराई क्या हो सकता है। तो खराई कैन बी रिलेटेड टू अ सॉल्ट वाटर, खराई सी वाटर, तो कुछ तो सोचना है। उसके बाद दूसरा रूल है हमारा, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है उसको वहीं पे वही तो पहले देखना है। लाइक इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। कैन नॉट बी, ये थोड़ा एक्सट्रीम है, कैन नॉट बी कर ही नहीं सकते। तो देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, कैन मतलब इसको डोमेस्टिकेट तो कर ही सकते हैं या कर सकते हैं, देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी। सो दिस इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अगर आप इसको हटा दो, देन यू कम टू अ, एक ही ऑप्शन आपका बचता है और ये सही हो जाता है। दूसरा है, दूसरा रूल है कि ऐसे बहुत क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया होगा, पूरा एक्सट्रीम, तो उसको थोड़ा अच्छे से देखना है और मोस्टली वो आप डिड्यूस करके सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। तीसरा है डेविल इन डिटेल, यूजुअली वी कॉल इट डेविल लाइज इन डिटेल, बट नॉट इन यूपीएससी। जब कोई भी स्टेटमेंट बड़ा दिया हो जिसमें बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें दी हो, मोस्ट प्रॉब्ली वो सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर। अब यहाँ पे 3 भी लिख सकते थे, 17 भी लिख सकते थे, 5 भी लिख सकते थे, 2 भी लिख सकते थे। मतलब कुछ तो यूपीएससी ने एफर्ट डाला है
और वो क्वेश्चन को एक क्वालिफाइड स्टेटमेंट बनाने के लिए एक डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे जहाँ पे लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मतलब लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स डाली हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सही रहेगा। ये अगेन टेक्निक है, मतलब इसको ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है। चौथा है स्क्रिबल द कॉरलरी। कॉरलरी जो बहुत मोस्टली इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है कि कोई एक कॉरलरी होती है, वो वहाँ पे स्क्रिबल करके आपको एक सही आंसर तक जाना है। लाइक इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब आपको यहाँ पे एक रिलेशन बैठाना है वहाँ पे कि इन्फ्लेशन इज टू हाई, इन्फ्लेशन is too high, price is too high, that means money supply in the market is already high. अब अगर आरबीआई लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय किया तो वो क्या करेंगे, इंक्रीज मनी सप्लाई, तो और मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, तो विल इट टेम द इन्फ्लेशन और नॉट? नो, तो दिस इज रॉन्ग। इसको हटा दिया तो आपको सही ऑप्शन मिल गया। अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है बहुत सारे चीज़ों के वजह से। लाइक जैसे मैंने ये कॉरोलरी ड्रॉ की है, उसको जाके और 4-5 स्टेप भी मैं लिख सकता था, बट रिस्ट्रिक्ट रहना है, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पूछा है उसको ही देखना है। अगर प्राइस बढ़ा, फिर आगे जाके डिमांड घटा, फिर आगे जाके कुछ हुआ, तो वो सब एक इनडायरेक्ट या फिर रिमोट कॉन्सिक्वेंस है, वो आपको ध्यान में नहीं देना है। बस जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है उसके बारे में सोचना है। बहुत बार इकोनॉमिक्स में ये हो जाता है कि आप बहुत सोचते हो, तो दिस इज व्हाट स्क्रिबल द कॉरलरी, वहां पे लिख के देख लेना है, आपको तसल्ली कर लेनी है पूरी। एलिमिनेट इमीडिएटली, अब ये क्वेश्चन है 2022 का। अब इस पे देखिए, पहला है pursuant to the report of N. Sanyal committee, the contempt of court 1971 was passed. The Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish for contempt of themselves. The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. In India, the Parliament is vested with the powers to make laws on contempt. अब इसमें हो सकता है कि आपको कमेटी पता ना हो, लेकिन एक चीज़ काफ़ी बार न्यूज़ पे आती है, करंट अफेयर्स में भी काफ़ी आती है, वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन, तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। एलिमिनेट इमीडिएटली, इमीडिएटली उसको काटना है यहाँ पे। अगर आपको पक्का पता है कि एक स्टेटमेंट ये गलत ही है, तो उसको उसी वक्त काटना है, तो दैट आपके जो ऑप्शन है आप नैरो डाउन करके एक सही ऑप्शन तक पहुँचो। अब इसमें देखिए क्या बचा है, 1 2 1 2 और 4। अभी 1 2 तो दोनों में कॉमन है, तो 1 2 तो वैसे भी कॉमन है। अब ये बस आपको ये जज करना है कि 4 स्टेटमेंट सही है या गलत। तो 4th स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो दिस इज योर डिटरमाइनिंग स्टेटमेंट, ये डिसाइड करेगा कि आपका आंसर क्या होगा। अब इसमें बहुत बार अगर ये मेथड अगर फॉलो नहीं करते आप, अगर आप इमीडिएटली एलिमिनेट नहीं करते, तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। एक तो एच एन सन्याल कमेटी आपको गुमराह कर सकती है, ये कभी पढ़ी है नहीं पढ़ी है पता नहीं, शायद एच एन सन्याल कमेटी पढ़ के आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो इसीलिए जो आपको पता है वो इमीडिएटली एलिमिनेट करना है। तो अगेन दिस इज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक। के बाद है कुछ क्वेश्चंस है जो बाउंसर्स है, हर एक बॉल नहीं खेलना है, कुछ बाउंसर्स है जो छोड़ने के लिए है। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पता है आर्यदेवा दिग्नागा नाथामुनि, तो मार्क करो वरना छोड़ दो। अगर इसमें अगर आप सोचोगे कि नहीं ये कैसा होगा क्या होगा, अगर आपको लगेगा ये क्वेश्चन को बेस करके अगर आप जजमेंट लोगे कि पूरा पेपर ही आज डिफिकल्ट आया था, तो वैसे नहीं है। दिस इज द बाउंसर, यू हैव टू लीव इट, डोंट लेट बाउंसर्स अफेक्ट यू। एक क्वेश्चन को देख के पूरा सोचना नहीं है आज इस साल तो पेपर डिफिकल्टी आ गया, ये जब आप अच्छे से बाउंसर को छोड़ देते हो तो बाकी पेपर आसान लग जाता है। तो इसको देखना ही नहीं है, या अगर देखोगे तो भी छोड़ देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है उसके बारे में। साइंस में एक ऐसा होता है कि कैन आता है, तो कैन मतलब साइंस में क्या है कि एक टेक्नोलॉजी दी जाएगी और उसके एप्लीकेशंस दे रखेंगे।
मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी टेक्नोलॉजी हो, साइंस एक प्रोग्रेसिव चीज़ है जो हमेशा बदलती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ तो डिस्कवरीज होती रहती है। तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है और स्टेटमेंट भी यूपीएससी वैसे ही देता है, लाइक बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। कैन biofilms can form on food and food processing surfaces. Can biofilms can exhibit antibiotic resistance? Again, can. दुनिया में कहीं पे ना कहीं तो रिसर्च होता होगा किसी ना किसी चीज पे, तो अज्यूम करना है कि कैन है तो वो सही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, अनलेस इट इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो साइंस में ऐसे चीजें बहुत सारी सही रहती है। दूसरा है, अभी बीडीबीडी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। सम पीपल who fled from South Sudan civil war live in बीडीबीडी। Some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refuge complex in Kenya। अब बिल्कुल ही पता नहीं है क्या बीडीबीडी क्या दादाब, कुछ पता नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगेन कुछ ओपन स्टेटमेंट्स है, उस पर फोकस करना है। स्पेसिफिकली यूपीएससी ऐसे क्यों करता है? बिकॉज दे वांट राइट कैंडिडेट। आगे जाके जो भी रोल्स, मतलब जो भी अपॉइंटमेंट्स आपका होगा, रोल्स हो गए, वेदर इट इज़ आईएएस आईपीएस आईआरएस जो भी है, वहाँ पे आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको टाइम नहीं है कि सब इन्फॉर्मेशन को आप जस्टिस दे सको। आपको उसी इन्फॉर्मेशन को चुनना है जो सही है। तो अगेन सॉर्टिंग आउट, आपको थिंक करना है, लॉजिकल एप्लीकेशन करना है। तो ये सब चीज़ें उसी लिए बनाते हैं। लाइक बीडी बीडी मुझे पता ही नहीं क्या है, बट एक सिंपल लॉजिक है। सम पीपल who fled from South Sudan civil war live in BDBB. Again, some people. Some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refuge complex in Kenya. Again, जो थर्ड रूल था, डेविल इन डिटेल, वो वाला डिटेल में स्टेटमेंट दिया है। सम ये एक ओपन किया है पूरा दायरा। कोई तो होगा जो वहां पे रह रहा होगा, कोई तो होगा वो यहाँ पे रह रहा होगा। ये सम को अगर आपने सही किया तो आपके सब ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं और ये सही ऑप्शन तक पहुंच। मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है क्या बीडी बीडी है क्या दादाब है, बट स्टिल मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। अगेन दिस इज द अगेन एक और क्वेश्चन है। इफ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेज द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन अर्थ? जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम could fail, tsunamis could occur at equatorial region, power grids could be damaged, intense auroras could occur over much of the earth, forest fires could take place over much of the planet, orbits of the satellites could be disturbed, short-wave radio communication of the aircraft flying over polar regions could be interrupted. Again, extreme statement. Forest fires could take place over much of the planet. Over much of the planet. Extreme statement है, को हटा दिया। क्यों? 5 को हटा दिया तो सही ऑप्शन तक आप पहुंच। अगेन ये तो कॉमन सेंस है कि सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, इसको भी अगर आप एलिमिनेट करते हो तो यही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इंटेंस अरोरास कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, लेकिन अगेन अरोरा जो है वो रिलेटेड कंसेप्ट टू द सोलर फ्लेयर, तो एक बेसिक रीडिंग से आपको पता चलेगा। अगेन इट इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट बट स्टिल वो रिलेटेड है। कोरिलेट द क्वेश्चन नंबर एंड आंसर यू मार्क ऑन ओएमआर। बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैं पूरे पहले ओएमआर भर दूंगा, मतलब ओएमआर मतलब जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगा वैसे ही ओएमआर भरूंगा। दूसरा है कि मैं जस्ट क्वेश्चन पेपर पे मार्क करूंगा और अंत में जाके ओएमआर भर दूंगा, या 10 क्वेश्चन करूंगा फिर 10 क्वेश्चन ओएमआर पे भर दूंगा। अलग अलग स्ट्रैटेजी है। आप आपके लिए कौन सी फिट स्ट्रैटेजी है वो आप इम्प्लीमेंट करके ही देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, और फिर आपको समझ में आएगा। बट उसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, जो अलाइनमेंट होता है क्वेश्चन का आंसर से वो बिगड़ जाता है। मान लो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 11, वहाँ पे मार्क कर रहे हो 10 पे, तो 11 से लेके 21 तक आपने मार्क किया तो वहाँ पे डिसअलाइन हो जाएगा पूरा।
तो उससे पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको 5 क्वेश्चन के बाद दोबारा जाके देखना है, यू आर मार्किंग ऑन राइट क्वेश्चन नंबर और नॉट। 9th रूल है, इफ यू एलिमिनेट एनी 2 ऑप्शंस देन यू मस्ट गो फॉर इट। यहाँ पे एक बेसिक मैथ्स है, इफ़ यू डू अ मतलब आपका आंसर अगर करेक्ट आता है तो आपको 2 मिलते हैं, आपका आंसर गलत आता है तो 0.67 मिलते हैं, जो कि कम है 2 से। क्या मतलब आपको 10 क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मान लो आपने 10 क्वेश्चंस मार्क नहीं किए, आपको मिलेंगे 0। अगर मान लो आपने 10 क्वेश्चंस मार्क किए, उसमें से बस आपके 3 ही सही निकले, तो भी आपको गेन आएगा +6। तो मेरा मतलब कहना ये है कि अगर आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आप अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे संगम पोएम्स which one of the following statements about Sangam literature in ancient South India is correct? Sangam poems are devoid of any reference to material culture. Devoid, पूरा है ही नहीं material culture. Extreme statement को कट करना है, ये गया। The social classification of Varna was known to Sangam poets. Again, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, पता नहीं। Sangam poems have no reference to warrior ethic. Extreme statement, इसको भी हटा दिया। अब आ गए 50-50 पे। संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। आपको कुछ तो पता होगा कि मैजिकल फोर्सेस के बारे में या वर्ना के बारे में। अभी इसमें हमने 50-50 तक आया है, तो चाहे बी मारो या सी मारो, आपको ये मारना ही है। अगेन, ये बेसिक रूल मैं फॉलो करता था। देर इज नो वन स्पेसिफिक सेफ रेंज ऑफ अटेम्प्ट्स, बट एनी अटेम्प्ट विच इज मोर देन 75 विल हेल्प यू टू क्लियर दिस एग्जाम। मैं ये नहीं कह रहा कि 80 मारो, 90 मारो, 95, वो बदल सकता है। जैसे मैंने बताया कि आपका खुद का भी एक एक्यूरेसी लेवल है, और मैंने बताया कि मैंने मेरा एक्यूरेसी लेवल कैसे चेक किया था, और वो एक गट फीलिंग भी होता है। आई टेक क्वेश्चन, वन मोर स्लाइड एंड आई टेक क्वेश्चन। सीसैट, सीसैट में बहुत बार ऐसा होगा, मैं तो ऐसा करता था कि फॉर्मूलेज वगैरह मैं अच्छे से याद नहीं कर पाता था, बस उसी वक्त मैं लॉजिक लगा के उसको डिड्यूस करता था। अगेन स्क्रिब आई यूज टू स्क्रिबल अलॉट, और ऑप्शंस को एक एक एलिमिनेट करने की कोशिश करता था। सीसैट में वो है ना कि आपको राइट आंसर नहीं देना है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है वो देखना है और उसको आंसर करना है। अगेन असेस द ऑप्शन, स्क्रिबल टू गेट क्लियर पिक्चर। वो जो भी क्वेश्चन आएगा, लॉजिक, मैथ्स, अगर फॉर्मूले पता है तो वैसे के वैसे आ जाएगा, बट एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा मतलब छोड़ना मत, जस्ट बिकॉज आपको वो फॉर्मूला पता नहीं है। एटलीस्ट गो फॉर इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अदर टू टाइम। बहुत बार ऐसे होता है कि 1 घंटे के बाद पता चल जाता है कि 20 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो वो प्रोपोर्शनेटली सही नहीं है। कि आपको अगर पूरे 80 भी मारने हैं तो 40 तक तो जाना ही चाहिए, एटलीस्ट 30 तो आपको रीच करना ही है। तो टाइम अच्छा देखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन इतना मतलब ईगो पे ले लेते हैं कि ये तो मैं छोड़ के ही रहूँगा, मतलब पूरा इसको एक्यूरेट आंसर निकालते ही रहूँगा, तो उतनी ज़रूरत नहीं है। आप असेस कर लो ऑप्शंस, अगर आपको मोस्ट फिट लग रहा है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि एकदम एक्सट्रीम ऑप्शन कोई तो रहेगा जो कि होगा ही नहीं पॉसिबिलिटी, तो एलिमिनेट करो और राइट आंसर तक आप अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर सीसैट टेस्ट दे के खुद को असेस करना, 100-120 आ रहे हैं तो ठीक है, कम टेस्ट दे देना, लेकिन अगर मान लो उतने नहीं आ रहे तो देन गो फॉर प्रैक्टिस। बिकॉज अगेन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जीएस के बाद सीसैट के बीच जो टाइम होता है पेपर में, उसमें फोकस रहना। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जीएस पेपर का जो भी मन में चल रहा रहता है कि अरे ये मैंने राइट किया नहीं किया, वहाँ पे डिस्कशन होता रहता है लोगों में कि मैंने मैंने देखो ये सही हुआ है मेरा, वो गलत हुआ है। तो डोंट लूज फोकस इन दोज 2 आवर्स, यू हैव वन मोर पेपर। वो दिमाग में रखना कि एक और पेपर मुझे देना है, वो सब डिस्कशन में नहीं जाना है। बहुत बार ऐसे हो सकता है कि आपको एक सिली मिस्टेक हुआ हो, तो वो डोमिनेट नहीं करना चाहिए आपको। इसलिए फोकस ऑन ड्यूरिंग दोज 2 आवर्स आफ्टर योर जीएस पेपर। तो बेसिकली द क्रक्स इज, जैसे स्टीव जॉब्स कहते हैं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, बट फॉर सिविल सर्विस प्रीलिम स्टे देयर। बहुत बार ऐसा होगा कि डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस आएंगे, डिस्टर्बिंग सिचुएशंस होगी, बट यू हैव टू कीप काम, स्टे देयर। बहुत बार ऐसे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहा, अब तो प्रीलिम्स गया, बहुत सारी डिमोटिवेटिंग चीज़ें आपको वहाँ पे आती रहेंगी, बट अगेन बी काम, स्टे देयर, फोकस ऑन चीज थिंग्स। तो अगेन नाउ आई
open for the questions. Yes. Yeah. Hmm. Hmm. वैसे अगेन होगा, मैंने जैसे कि आपको कहा ना कि बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो छोड़ना है, बट मोर और लेस ऐसा होता है ना कि हमें कुछ ना कुछ तो गट फीलिंग आ जाता है। लेकिन आपको लग रहा है कि मतलब अगेन, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, 10 क्वेश्चन में से 3 राइट वाला और 7 रॉन्ग वाला, इतना भी वर्स्ट के सिनेरियो आएगा तो भी आपका गेन ही है। आप टोटल कितने अटेम्प्ट करते हो फिर? 85 to 90 करते हो, और उसमें से 50-50 वाले कितने रहते हैं? 30 अराउंड, और 30 में से कितने राइट आते हैं? आप कोई भी एक टेस्ट को ऐसे असेस कर दीजिए, आई एम श्योर कि आपका जो नेट गेन है, वो गेन मतलब नेट पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि नंबर्स के मार्क्स भी वैसे हैं ना, अगर आपको मान लो 30 में से आपने 30 मार्क किए, और उसमें से मान लो 10 भी सही निकले तो भी आप गेन में हो, 8 भी सही निकले तो भी गेन में हो। तो मेरा कहना यही है कि जस्ट बिकॉज 50-50 पे अटक रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, तो मार्क करना एटलीस्ट। अगर बहुत ही लगे कि नहीं बिल्कुल ही पता नहीं है, वो फिर छोड़ देना, बट मोर और लेस कुछ ना कुछ तो सही निकलेगा। ये अगेन अ टेक्निक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये आँख बंद करके ये बी मानना है या डी मानना है। उसमें भी लॉजिक ढूँढना है, उसमें भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट ढूँढने हैं, उसमें भी डिटेल्स में दिया है क्या सोचना है, उसमें भी और जो भी आपको दिमाग में आ रहा है, वो सब देखना है और रिलेट करना है। हाँ, दिस इज़ बी आई थिंक, बिकॉज़ अगेन रिफर्स टू मैजिकल फोर्स। अब मैजिकल फोर्सेस को इतना संगम लिटरेचर पढ़ा है, कुछ ना मैजिकल फोर्सेस के बारे में वहाँ पे कमेंट्री हुआ ही होगा। अगर वो हुआ है तो ये हटा दिया और ये रह गया। अच्छा, इर्रेशनल वाला है, सॉरी। इर्रेशनल और रैशनल में है वो। मैजिकल फोर्सेस एज़ इर्रेशनल। आई थिंक बी इज़ द राइट आंसर, इवन आई से हाँ। अगेन इसमें भी आप देखो, मुझे पता है अगर बिल्कुल ही पता नहीं है ये क्या है, तो इसमें भी इर्रेशनल इज़ अ एक्सट्रीम वर्ड। और ये सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज़ नोन टू संगम पॉइंट्स। अगेन दिस इज़ अ टेक्निक, बट आपको वो सोर्स पता रहना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ जो है वो लगना चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस? हाँ, ओके। तो राह यहाँ पे मैसेज डालना है। ऑनलाइन जो अटेंड कर रहे हैं उनको कुछ क्वेश्चंस है। डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। अगर मान लो शुरू में दे रहे हो, मतलब जैसे अभी दे रहे हो, तो अभी हो सकता है कि आपका स्कोर कम आ जाए, लेकिन हाउ यू इम्प्रूव अगेन, वो इम्पोर्टेंट है। मेरा भी वैसे ही होता था, शुरू शुरू में टेस्ट में नंबर कम आते थे क्योंकि पढ़ा नहीं रहता, रिकॉल नहीं होता। जब बहुत बार रिवाइज आपका हो जाता है, 3-4 रिविजन जब आपकी पूरी हो जाती है, देन थिंग्स गेट स्मूदर फॉर यू। दिस विल हैपन इवन बिकॉज इन मॉक टेस्ट ना, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न इंडिया, they will deliberately ask questions from the content which is not there in spectrum. To take it positively, again what I suggested is जो नया चीज़ आपको वहाँ पे दिख रहा है, again add it to your original content which is spectrum और let's say लक्ष्मीकांत for polity। तो वो अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग डायमेंशंस आपको मिल रहे हैं, इस नज़रिए से देखना, rather than going, मतलब rather than looking at score or something। That depends, I mean, that depends on areas from which you get wrong question, wrong। तो जहाँ से रॉन्ग आ रहा है वो देखना पड़ेगा। वो असेस करो ना पूरा टेस्ट, मैंने जैसे बताया कि उसमें से जो एरियाज है उसको देख लेना। लेट्स से इन पॉलिटी, पार्लियामेंट इज द वीक पोर्शन, पार्लियामेंट को और रिवाइज करते रहना, वही कर सकते हैं। तो आई थिंक जब ऐसा होता है ना कि एक ही सेक्शनल टेस्ट में कुछ सेक्शन से ही, माइक्रो सेक्शन से ही रॉन्ग आ रहे हैं, इसका मतलब वो अच्छे से आप
आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वो एरिया आपका वीक है। वंस यू आइडेंटिफाइड, देन अगेन यू विल नेचुरली एम्फसिस मोर ऑन रिविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन। अगेन, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर लाइक गाइडलाइन, उसको छोड़ना नहीं है कभी भी, क्योंकि दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टीम्स। लाइक है, योर एग्जाम्पल ना, जो पार्लियामेंट का था। हाँ, अगेन, टेस्ट सीरीज से हर एक क्वेश्चन के तो नोट्स नहीं बनाने, दैट इज़ वेरी फूलिश आइडिया। बट जैसे मैंने बताया, कुछ कुछ ऑब्वियस चीज़ें हैं, उसका तो नई नोट्स बनाए तो भी ठीक है, बट देर आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी कंफ्यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैपिंग पे क्वेश्चन आया है, आपको पता नहीं है कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और उसमें वो बाउंड्री शेयर कर रहा है नहीं, जैसे ऐसे मैपिंग के क्वेश्चंस हो, या इकोनॉमिक्स पे कुछ नया क्वेश्चन हो, या फिर ऐसा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जो आपका मिस हुआ हो, या ऐसा पॉलिटी का काफ़ी नुआंसेस को पूछने वाला क्वेश्चन हो, तो वो सब आपको नोट डाउन करने में सही रहेगा, क्योंकि नोट्स ही आप रिवाइज कर पाओगे। आप पूरा जो सॉल्यूशन है टेस्ट का, वो तो अंत में रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो उसमें से आपको वही चीज़ें पिक करनी है जो कंफ्यूजिंग है, और आपको शायद रिटेन करने में डिफ़िकल्टी आए। और कुछ क्वेश्चंस? तो सभी सभी ने अपने प्री तो स्टार्ट किया ही होगा अभी। ऑनलाइन पे कुछ क्वेश्चंस अभी भी? ओके, ठीक है, गुड क्वेश्चन। इसमें शुरू में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको दो स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन रहता है, और आप श्योर नहीं रहते बिल्कुल ही। मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपका रिविजन अच्छे से हो जाता है, तो ये मतलब ये प्रॉब्लम नहीं आती। शुरू में आती है पक्का है, बट धीरे धीरे ये कम होती जाएगी, और मुझे लगता है कि शुरू में अगर वैसा चीज़, मतलब वैसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो जो स्टेटमेंट्स है, जैसे आंसर में ऐसा होता है कि 4 स्टेटमेंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया होता है, और 2-3 स्टेटमेंट्स एक्स्ट्रा दी होती है एज अ कंटेंट। तो उसको एक पॉजिटिवली लेना है, और उसका पूरे तरह से अच्छे से रिवाइज करने के बाद मुझे लगता है कि अगर मान लो 4 ऑप्शंस है और 6 पॉइंट्स दिए हैं, तो 6 के 6 पॉइंट्स आपको आपने अच्छे से रिवाइज किए हो, तो अगली बार मोस्ट प्रोबेबली वो 6 में से आपका कोई गलत नहीं होगा। तो टेक दैट कंटेंट एज योर, मतलब एक थोड़ा और एडिशन आपका हो रहा है कंटेंट में, बट टेक इट पॉजिटिवली कि वो आपको आगे जाके वो 6 में से तो रॉन्ग आना ही नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कम होते जाएगा। शुरू में खुद से एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं होगा कि 2 स्टेटमेंट में से मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रही, या 2-3 भी सही है, 1-2-3 भी सही है। तो शुरू में ये दिक्कत आएगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज़ यू रिवाइज़ मोर ना, वो कम होते जाएगा। I think this is very specific question, or I am not aware about your specific TCP or whatever schedule given to you. I think you must talk with your mentor, और आपको आपका जो टाइम मैनेजमेंट के लिए एक पूरा आपके स्लॉट्स आगे पूरे वीक के कैसे यूटिलाइज होने चाहिए, इसके बाद आप शायद आप मेंटोर से करके वो सॉर्ट कर सकते हैं। मुझे आई एम नॉट अवेयर अबाउट द शेड्यूल, इंडिविजुअल शेड्यूल विच यू हैव। थैंक यू। यस, अगेन, ये क्या हुआ था इसमें, कोविड। हाँ, वही अगेन, डेट जो है ना, इसमें क्या हुआ था, एक कोविड के चलते एग्ज़ाम स्किप हुआ था, मतलब एक्सटेंड हुआ था 4 मंथ्स के लिए, तो मेरे पास बहुत समय था। तो 4 मंथ्स का मुझे वो मतलब क्या लग्ज़री ऑफ टाइम था, इसलिए मैंने ज़्यादा किया था। बट बहुत बार ऐसा होगा, अभी तो होगा ही, मतलब 28 मई है तो 28 मई को होगा। तो अभी हार्डली 100 डेज़ है, सो इट माइट नॉट बी पॉसिबल टू कवर दीज़ मेनी टेस्ट इन वेरी लेस टाइम। तो जैसे आपकी स्ट्रैटेजी है, कोई भी एक इंस्टीट्यूट जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको पूरा करा किया तो भी सही रहेगा।
आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू डू दीज मेनी टेस्ट। उस वक्त अलग था क्योंकि उस वक्त मुझे ऑलरेडी एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ था, तो मुझे टाइम मिला था, तो आई डिड दैट। और कुछ? ठीक है, ओके देन, थैंक यू।